30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले अडोल्फ हिटलर और उनकी मिस्ट्रेस ईवा ब्रॉन ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और पर्सनल रिकॉर्ड्स जला दिए थे। हिटलर चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके पीछे कोई निशान ना बचे। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर के अंदर क्या हुआ था। लेकिन अब 70 साल बाद एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रेमंड रॉस और उनके एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से हिटलर से जुड़े कुछ नए सियासी और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। ये अनोखे डॉक्यूमेंट्स जो पहली बार दुनिया के सामने आए हैं वो हिटलर के आखिरी दिनों के कुछ अहम पलों को और स्पष्ट रूप से समझने का मौका देते हैं। बंकर का माहौल कैसा था? हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ईवा ब्रॉन से शादी क्यों की? अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिन में हिटलर के किस करीबी साथी ने उसे धोखा दिया? वो फैसला कब हुआ जिसमें उसने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से एलीट फोर्स को पता चला कि ये डेड बॉडी वाकई हिटलर की ही थी? एक्सप्लोड फ्रेम्स की वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रॉस, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जाती थी। वहां उसने एक अंधेरा और गंदा कमरा देखा जहां हर तरफ बिखरे हुए कागज, उल्टा पड़ा फर्नीचर और मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम पड़ा था। रोज को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो हिटलर के आखिरी दिनों पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिरी तक अपने फैसलों पर अडिग रहा और वो अपनी मौत से भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत से सिर्फ 10 दिन पहले नाजी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर राज करने के लिए देखा गया था, अब टूट चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर की ताकत और सपनों का केंद्र था, मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का माहौल था। एलीट फोर्सेस के बॉम्ब्स लगातार गिर रहे थे और सोवियत रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो कभी दुनिया को अपना शिकार बनाना चाहता था, अब बर्लिन में जमीन से 7 मीटर नीचे बने एक बंकर में छुपा हुआ था। ये कोई आम बंकर नहीं था, इसे हिटलर के पर्सनल आर्किटेक्ट एल्बर स्पीयर के डिज़ाइन के मुताबिक बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फुरेर बंकर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है लीडर का बंकर। यही वो जगह थी जहां अडोल्फ हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग था। हर तरफ खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंडा और नमी भरा एटमॉस्फेयर और अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था जिसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स और कमरे थे जहां अक्सर दम घुटने जैसी फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों का एक प्राइवेट स्पेस थी। इसमें एक मीटिंग रूम था जहां वो रोज़ 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर मीटिंग्स करता था। ईवा ब्रॉन, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके लिए एक अलग छोटा कमरा था। साथ ही दोनों के लिए एक शेयर्ड बाथरूम भी था। बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा हुआ था। ज़मीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ शारीरिक असुविधा का कारण था, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक मानसिक यातना भी बन गया था। आखिरी 10 दिन में हिटलर सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुका था। उसे पार्किंसन डिजीज हो चुकी थी जिसमें हाथ लगातार कांपते हैं। अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए वो अक्सर अपना बायां हाथ जेब में रखता था या उसे इस तरह रखता था कि सामने वाले को उसकी हालत का पता ना चले। आखिरी दिनों में उसके हाथ लगातार कांपते रहते थे और उसे चलने में भी परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हिटलर का चेहरा इतना सफ़ेद और थका हुआ लगने लगा था कि वो अपनी असली उम्र से 10 से 15 साल ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था। इन दिनों जो भी ऑफिसर्स उससे मिलते वो उसकी गिरती हुई हेल्थ कंडीशन देखकर हैरान रह जाते थे। बंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडर मोरेल उसे रोज़ ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन लगाता था, लेकिन ये सब उसकी सेहत को सुधारने के लिए काफ़ी नहीं था। हिटलर का अपने हाथों पर काबू खोना उसके टूट चुके हौसले का सबसे बड़ा सबूत था। बंकर में रोज का रूटीन बेहद बोरिंग हो चुका था। हर सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती थी जिसमें उसके जनरल्स और बर्लिन के बिगड़ते हालात के बारे में जानकारी देते थे। बर्लिन से अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने की खबरें लगातार हिटलर को फ्रस्ट्रेट कर रही थी।
बर्लिन की फितरत में अविश्वास शामिल था, यानी वो किसी पर इजीली भरोसा नहीं करता था। इसी वजह से उसे अपने आखिरी दिनों में यही डर लगा रहता था कि कहीं उसका कोई जनरल उसे धोखा न दे दे, और आगे चलकर वाकई यही हुआ। जब बंकर में मौजूद ज्यादातर लोग वहां से भागने की सोच रहे थे, तब ईवा ब्रॉन ने हिटलर का साथ नहीं छोड़ा। ईवा ब्रॉन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंकर में हिटलर का साथ रहना ईवा ब्रॉन की अपनी ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी भी। ईवा एक रोमांटिक और भावनात्मक लड़की थी जो आखिरी पल तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। ईवा के कुछ लेटर्स मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही हिटलर और ईवा की प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानकारी मिल सकी। ईवा की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हिटलर के साथ रहना था। अपने एक लेटर में उसने लिखा था, ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए खुश हूँ क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। बंकर के अंदर ईवा का रोज का रूटीन बहुत सीमित था। वो अक्सर अपने कमरे में वक्त बिताती थी, अपनी फोटोग्राफ्स को अरेंज करती थी या कभी कभी हिटलर के साथ कॉफ़ी पीती थी। लेकिन उसके लेटर से एक और बात सामने आती है। ईवा ब्रॉन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ये लेटर सिर्फ उसकी वफादारी और प्यार को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे डर और अकेलेपन को भी बयां करते थे। बंकर के बाहर एक हालात की बात करें तो आखिरी 10 दिन में बर्लिन एक जंग के मैदान बन चुका था। एलीट बॉम्बर्स हर दिन हर रात बर्लिन पर बॉम्ब्स गिरा रहे थे। वही रेड आर्मी यानी सोवियत यूनियन की सेना बंकर के कुछ ही किलोमीटर दूर बर्लिन की सीमा पर हिटलर की आर्मी से लड़ रही थी। बेशक हिटलर की आर्मी के पास उस वक्त बर्लिन की सुरक्षा के लिए लगभग 900 टैंक्स और 5 लाख जर्मन सिपाही मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी नाजी जर्मनी की फोर्सेस लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। हिटलर जिसने 1000 साल तक राज करने का सपना देखा था, वो अब बुरी तरह असफल होता नजर आ रहा था। बर्लिन के लोग बंकर्स और इमारतों की छतों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ रेडियो पर सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे रेड आर्मी के सोल्जर्स ने बर्लिन के बाहरी इलाकों में जर्मन फोर्सेस को हराना शुरू कर दिया। एक जर्मन सोल्जर ने बताया कि जब वो वापस बर्लिन आया तो उसके लिए शहर को पहचानना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ मलबे का ढेर ही ढेर था। ये सारा माहौल हिटलर को वो सब चीजें करने पर मजबूर कर रहा था जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसी चली आ रही थी, तो दूसरी तरफ हिटलर के करीबी साथी ने उसे धोखा दे दिया था। हरमन गोरिंग, जो नाजी रेजिम में जर्मन एयरफोर्स का चीफ था, उसने अपनी मंशा जाहिर की कि वो सत्ता हासिल करना चाहता है। हरमन गोरिंग हिटलर का करीबी साथी था, जिसे हिटलर ने ही एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी थी। 1933 में हिटलर ने उसे एयर मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया। 1935 में जर्मन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ। 1936 में 4 ईयर प्लान का इंचार्ज, जो जर्मनी की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। फिर 1941 में हिटलर ने हरमन गोरिंग को अपना सक्सेसर और डेप्यूटी घोषित कर दिया था, यानी हिटलर के बाद जर्मनी की कमांड गोरिंग को संभालनी थी। गोरिंग का मानना था कि हिटलर बर्निंग में फंसा हुआ है और अब लीडरशिप का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाना चाहिए। उसने हिटलर को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था कि अगर हिटलर अब फैसले लेने की स्थिति में नहीं है तो उसे आधिकारिक रूप से लीडरशिप ट्रांसफर कर देनी चाहिए। ये टेलीग्राम देखकर हिटलर, जो पहले ही मानसिक रूप से टूट चुका था, गुस्से से भर गया। उसने गोरिंग को उसकी सभी पदों से हटा दिया और उसे गद्दार घोषित करते हुए उसे गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। बाद में हरमन गोरिंग को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अपनी फांसी से कुछ घंटे पहले ही उसने जहर खाकर अपनी जान ले ली। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसी चली आ रही थी, तो दूसरी तरफ हिटलर के करीबी साथी ने उसे धोखा दे दिया था। ये सारा माहौल हिटलर को वो सब चीजें करने पर मजबूर कर रहा था जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने करीबी लोगों को बुलाया और कहा कि अब वक्त आ चुका है। रात 1 बजे उसने अपनी सालों पुरानी मिस्ट्रेस ईवा ब्रॉन से आधिकारिक रूप से शादी कर ली। ये शादी उसी बंकर में 2-3 ऑफिसर्स की मौजूदगी में हुई। शादी के बाद हिटलर ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और अपनी वसीयत लिखवाई। उसमें हिटलर ने कहा, मैं और मेरी पत्नी ईवा ने मौत को चुनने का फैसला किया है। हमारे लिए सरेंडर की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। दुर्भाग्य से ये शादी सिर्फ 1 दिन ही चल सकी।
30 अप्रैल 1945 को दोपहर लगभग 3 बजे हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को जहर दिया और ईवा ब्राउन के साथ कमरे में चला गया। शादी के सिर्फ 24 घंटे बाद दोनों ने उसी कमरे में अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। हिटलर ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी, जबकि ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जान दे दी। बंकर के स्टाफ को पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे, इसलिए वो दोनों की बॉडीज को बंकर के बाहर ले गए और उन्हें आग लगा दी। हिटलर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। मौत से पहले उसने और ईवा ब्राउन ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें जला दी थी। आखिर में उसने अपनी बॉडी को भी जला देने का आदेश दिया। ये सब दिखाता है कि हिटलर अपनी आखिरी सांस तक खुद को दुश्मनों के हवाले नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सोवियत सोल्जर उसकी बॉडी पर कब्जा करके उसे दुनिया के सामने एक ट्रॉफी की तरह पेश करे। इसी वजह से उसने अपनी बॉडी को जलाने का आदेश दिया। जब रेड आर्मी बंकर में पहुंची तो उन्हें सिर्फ जले हुए अवशेष मिले, लेकिन क्या ये वाकई हिटलर के ही थे? इस बात की पुष्टि करने के लिए गहरी जांच की गई। सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने हिटलर के दांतों के सैंपल्स की जांच की। हिटलर को डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने टूटे हुए दांतों को ढकने के लिए एक खास सोने के डेंटल ब्रिज बनवाया हुआ था। इसी यूनिक गोल्ड ब्रिज की मदद से आखिरकार ये पुष्टि हो सकी कि मिले हुए अवशेष अडोल्फ हिटलर के ही थे।